अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेड इट हैपन। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे समीहा। और मेड इट हैपन के अंदर हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से भी जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और आपके लिए कुछ मैजिक क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ होता है तभी एक चीज़ जाके आपको कमाल खूबसूरत नज़र आती है स्क्रीन पे। मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड इंसान स्टूडियो में मौजूद हैं जो बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं। ही इज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र, प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो अ सिंगर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे शानी अर्शद। थैंक यू सो मच जी, माय प्लेजर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप इतना वक्त निकाल के लाए, आजकल तो आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, सो कैसा लग रहा है इतनी शोहरत पाना? अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा परेशान भी हो गया। क्यों परेशान? इसलिए क्योंकि देखिए मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और मैं इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से पॉपुलर हूँ, लेकिन विद इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। राइट। जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो काम करते हैं लोग वो मुझे काफ़ी अरसे से जानते हैं। हाँ, म्यूज़िक इंडस्ट्री के बाहर के जो लोग हैं वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब से मैंने उनके सामने आना शुरू किया है तो मुझे कहीं कहीं क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। नहीं, वो तो है, होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। वो एक्चुअली वो मेरे लिए थोड़ा सा नई बात थी कि मैं पिछले 15 साल से सिर्फ तारीफ सुनने का आदी हूँ। जब मुझे क्रिटिसिज्म सुनना शुरू किया मैंने तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि यार ये, लेकिन अब मैं खैर उसका यूज टू हो रहा हूँ कि लोग कुछ जेलसी में भी कर देते हैं। तो कहते हैं ना बदनामी भी नाम है, तो नाम तो होता ही है। ओके जी, सो अब आपने मुझे बताना है कि यू आर वेरी टैलेंटेड। अब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कंपोजिंग भी करते हैं, अब सिंगिंग में भी आपने नाम कमाया है एंड पीपल नो यू अ लॉट। आपको पता होना चाहिए कि आप काफ़ी मशहूर चलना शुरू हुआ है। नहीं, आप काफ़ी अरसे से मशहूर हैं। अच्छा, तो ये जर्नी जो है ये स्टार्ट कैसे हुई? शुरू से आप बचपन से बनना चाहते थे, म्यूज़िक में जाना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे? अच्छा, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं बचपन से ही म्यूज़िक करना चाहता था। उसकी वजह है कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके। म्यूज़िक इंडस्ट्री मेरे लिए नई बिल्कुल कभी भी नहीं रही। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी म्यूजिशियन थे। अच्छा, ओके। मेरे ग्रैंडफादर भी म्यूजिशियन थे, मेरे फादर भी म्यूजिशियन थे और मैं भी। ग्रेट ग्रैंडफादर भी थे? मतलब क्या करते थे म्यूजिक? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे ही वाज अ तबला प्लेयर और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और ये बड़े बड़े नाम उस्ताद अमीर अली खान साहब जो इंडिया में थे, उनके साथ वो एज अ कम्प्लीमेंट उनके साथ वो रिदम प्ले करते थे। फिर उसके बाद मेरे दादाजी ने उनसे सीखा और मेरे दादाजी मिसाल के तौर पे फरीदा खानम, इकबाल बानो, इनके साथ रेडियो में उन्होंने काफ़ी प्ले किया तबला। फिर मेरे वालिद साहब भी तबला प्लेयर थे, उन्होंने मेहंदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब और ये बड़े बड़े नाम, और पीटीवी का जितना 80s का जो दौर है वो सारे मेरे फादर ने क्या नाम है आपके? मेरे फादर का नाम अरशद अली है। जो मेरा नाम शानी अरशद है, ये अरशद मेरे फादर का नाम है, शानी मेरा निक नेम है, वैसे मेरा नाम ज़िशाद है। Yeah, that's kind of obvious. But शानी suits you a lot. अच्छा। Yeah. तो फिर उसके बाद what about you? आपने फिर तबला इंस्ट्रूमेंट बजाना कोई सीखा? मेरे वालिद ने मुझे तबला ही शुरू करवाया था, लेकिन मेरे घर के अंदर, अच्छा ये तो 3 म्यूजिशियंस का मैंने नाम ले लिया, उसके अलावा फिर मेरे वालिद के जो भाई हैं, जो मेरे सब अंकल्स जो हैं, मेरे चचा, वो भी सब म्यूजिशियंस हैं। मेरे घर में गिटारिस्ट भी थे, मेरे घर में कीबोर्डिस्ट भी थे, मेरे घर में ड्रमर भी थे, मेरे घर में एक टाइम पे बहुत मशहूर सिंगर्स आया करते थे, रिहर्सल्स होती थी मेरे घर में, तो मैं बीच में छोटा सा घूमता फिरता रहता था। तो वो सारी चीज़ें देख के मुझे भी शौक़ हुआ इन दी एंड कि मुझे भी यही करना है। और फिर बहुत जल्द मेरे वालिद ने जब मुझे देखा कि यार इसमें ये इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, ये म्यूज़िक सीखना चाहता है, तो उन्होंने फ़ौरन से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो हर चीज़ मुझे ड्रम की भी तालीम मिली, मुझे कीबोर्ड्स की भी तालीम मिली, मुझे गिटार्स की भी मिली, मुझे तबले की भी, फिर कॉम्पोजिशन की तरफ भी इसी तरह मेरा रुझान हुआ। तो स्टार्ट मैंने एज म्यूज़िक अरेंजर स्टार्ट किया था। अरेंजर का मतलब ये होता है कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ जो म्यूज़िक के पार्ट्स होते हैं उनको जो कंपोज करता है उसे म्यूज़िक अरेंजर बोला जाता है। तो इस तरह मैंने म्यूज़िक सीखा और आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो गया। तो फिर आपका पहला मेजर प्रोजेक्ट कौन सा था? मेरा पहला मेजर प्रोजेक्ट जो था वो था हमारे बहुत ही प्यारे सिंगर जो अब हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, मरहूम जुनैद जमशेद जी। उनका जब वाइटल साइंस के साथ
ख़त्म हुआ था सिलसिला, तो वो सोलो एल्बम्स कह रहे थे। उनका काफ़ी पॉपुलर हुए थे उनके एल्बम्स। जी बिल्कुल। उनकी एक एल्बम आई थी, रीमिक्स एल्बम आई थी। मैं उस वक्त आई वाज 17 years old। You were 17? Yes। मैं उस वक्त एक स्टूडियो होता था, ईगल स्टूडियो के नाम से, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े, हसन जहांगीर की पहली एल्बम उन्होंने रिलीज़ की, सलीम जावेद की पहली एल्बम उन्होंने रिलीज़ की, अताउल्लाह ईसा खिलवी जनाब अताउल्लाह साहब को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ईगल रैकेट कंपनी थी एक। मैं उनके पास रीमिक्सेस बनाता था, जो कि एक्चुअली बूटलेग रीमिक्सेस थे। वहाँ पर जुनैद भाई की एल्बम हो रही थी, तो उस एल्बम के दौरान उन्होंने मेरा कुछ काम सुना, यानी उनकी रिकॉर्डिंग थी और उससे पहले जो हमारे इंजीनियर हैं उमर कुरैशी साहब, वो रिकॉर्ड उसकी मिक्सिंग कर रहे थे, तो उन्होंने सुना और कहा कि यार ये साउंड किसकी है। तो उन्होंने बताया कि मेरे वाले साहब को तो वो जानते थे, तो उमर भाई बड़े प्यारे हमारे सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि यार वो अरशद भाई का बेटा है, शानी नाम है उसका, ये उसका काम है। तो उन्होंने कहा कि यार फ़ौरन उसको बुलाओ स्टूडियो। मुझे घर पे कॉल आई, मैं पहुंचा स्टूडियो, तो उन्होंने पहले तो बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा यार मैं अपने वार्टिज़ान्स के गानों की ना रीमिक्स एल्बम करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम करो उसे। तो वहाँ मुझे मेरा पहला वो एल्बम था। आई वाज सो एक्साइटेड। हाँ एग्जैक्टली, जुनैद जमशेद। Oh my God, it's so exciting। तो वो एल्बम जब रिलीज़ हुआ, उस एल्बम को रिलीज़ होने के बाद फिर काफ़ी सिंगर्स ने उस एल्बम को सुना, बिकॉज जुनैद भाई तो सबके लिए हीरो थे ना, सारे म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए वो हीरो थे। तो जो वो करते थे सब उसे फॉलो करते थे, तो वो एल्बम मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही। Isn't that जिया ना चाहे अब जिया ना चाहे, तो उसको इट वाज वेरी पॉपुलर, और वो हाँ एफएम पे बहुत ज़्यादा चलता है। और दूसरी बात है, उसकी मुझे याद है, अब जिया ना चाहे was so popular in that time। I remember going to a मेहंदी and boys were performing on this song, क्योंकि उसका बीट उनको इतनी अच्छी लगी थी। वरना आप यू डोंट रिकॉल जुनैद जमशेद के म्यूजिक पे लोग डांस करेंगे, बट दे एक्चुअली परफॉर्म द होल नंबर इन अ मेहंदी, लाइक दैट हाउ गुड इट वाज। उसमें काफ़ी सारे गाने थे जो हमने मेहंदी की तरह उसको रिप्रोड्यूस किया था। वो जुनैद भाई की ही फरमाइश थी कि यार इस गाने को इस तरह किया जाए। अच्छा, कुछ लोगों ने उस दौर में मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया था कि यार ये इसने क्या किया है, इतने लेजेंडरी सॉन्ग्स को भंगड़ा मेहंदी बना दिया। लेकिन वो जुनैद भाई की अपनी फरमाइश थी कि मुझे ये गाने इस वे में सुनने, तो इसको इस तरह प्रोड्यूस करो। बल्कि आज भी लोग उसके गाने जो है हम रेडियो पे प्ले करते हैं। ओके, व्हाट कम्स आफ्टर दिस प्रोजेक्ट? उसके बाद फिर लाइन लग गई वो इस तरह, क्योंकि उसके बाद ये एल्बम फिर जिसने सुनी उसका मुझे फ़ोन ज़रूर आया। अच्छा, मुझे ढूंढना इसलिए मुश्किल नहीं था बिकॉज ऑलरेडी मेरे फादर जो थे वो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। आपके फादर खुश थे? मेरे फादर ही वॉज वेरी हैप्पी, कि क्योंकि उनके लिए अच्छी बात ये थी, उनके लिए एक्चुअली फ़ख्र की बात थी कि वो कहते थे कि यार जिन क्लाइंट्स का मैं काम करता हूँ मुझे कहे बगैर वो तुम्हें भी जानना शुरू हो गए हैं। तो मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं था, उन सबको पता था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरे फादर, मैं जिनके साथ भी मैंने काम किया उन सबके साथ मेरे फादर ने भी काम किया। इस एल्बम से, जुनैद भाई की इस एल्बम से मुझे 3-4 बहुत बड़े बड़े नाम मिले, जिसमें से शहजाद रॉय, हदीका कियानी और फ़ाखिर और हारून, क्योंकि हारून और फ़ाखिर का भी बैंड टूट गया था। जी, आवाज़ बैंड टूटा था, तो वो दोनों सोलो हो गए थे। तो हारून भाई को तो वैसे ही एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर चाहिए था। फ़ाखिर भाई भी म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उनको थोड़ा सा डिफरेंट कलर चाहिए था, अपने से आवाज़ से थोड़ा हट के। तो ये उस वक्त ये बड़े बड़े नाम मुझे मिले। फिर मैंने शहजाद की भी एल्बम की थी, फिर मैंने हदीका की भी एल्बम की, फ़ाखिर की भी मैंने, फ़ाखिर भाई की भी 2-3 एल्बम्स की हैं, और इन सब के अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे अच्छे गाने हैं, बिकॉज आई एम लाइक वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक। आपको कौन सा फेवरेट था कि यू नो इफ एनी सॉन्ग इन पर्टिकुलर यू रिमेंबर? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जो आया था वो मुझे फ़ाखिर भाई की एल्बम थी मंत्रा। उसमें काम करने का मज़ा आया था। उसकी वजह ये थी कि वो थोड़ा सा मेरे लिए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था, बिकॉज उसकी काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग हमने इंडिया जाके की थी। उसकी मिक्सिंग भी उस वक्त हमने इंडिया में की थी। वीडियोस भी बहुत कमाल की बनती थी, उसकी म्यूजिक वीडियोस भी। जी, तो वो उसके कुछ काफ़ी सारे वीडियोस भी उस वक्त बने थे वहाँ पे। उस वक्त थोड़ा सा ये तलखी कम थी हम दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन उस वक्त You also went to India and all that. मैं वहाँ 1 महीना हम रहे थे बॉम्बे में। How was that experience? बहुत ज़बरदस्त, और उस वक्त बड़ा अच्छा माहौल था, एंड दे वर वेरी वेलकमिंग।
And they love Pakistani pop because I think अभी भी when I recall those days तो पाकिस्तानी पॉप बैंड जितने हमारे पॉपुलर हुए थे पाकिस्तानी बैंड्स, अभी तक उनका सिर्फ एक बैंड था यूफोरिया, जो थोड़ा हमारे से सिमिलर था, मगर जो हमारे बैंड्स का लेवल था वाइटल साइंस, जुनून एंड ऑल दीज बैंड्स, शहजाद रॉय, फाखिर सॉन्ग, वो अभी तक उसको मैच नहीं कर पाए। वो अभी तक उनका ज़्यादातर बॉलीवुड म्यूजिक ही, फिल्मी म्यूजिक पॉपुलर था। इवन जो यूफोरिया का भी म्यूजिक स्टाइल था वो जुनून से इंस्पायर्ड था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़ा अच्छा टाइम होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो बड़े हैं, क्योंकि मैं उन्हें देखता था और मेरा दिल करता था कि यार ये मुझे करना है, एक ना एक दिन मुझे ये बनना है। और वो क्या था? यही था, म्यूजिक इंडस्ट्री में आना है और एक अच्छे लेवल पे काम करना है। मास्टरों से अपने उसमें फील्ड के अंदर आपको वहाँ जाना था। मुझे भी वही बनना था कि मैं भी बड़े बड़े लोगों के साथ काम करूं और ये एक बड़ा मतलब मेरा ड्रीम था कि मतलब लोग मुझे ढूंढें, लोग मुझे फ़ोन करें कि भाई इस बंदे के साथ काम करना है। तो उसमें मेरी बहुत मेहनत भी बहुत शामिल है। मतलब मैंने जिसे कहते हैं ना वाकई दिन रात सच में मैंने एक किए इस चीज़ को मास्टर करने के लिए। और हर वक्त सिर्फ एक जुनून जो है ना सर पे सवार रहता था कि यार मैं जो भी काम करूं उस काम से अगला बंदा तो ऑलरेडी ये तो मैंने घेर लिया, इसको काम को जो दूसरा सुने वो भी ज़रूर इसे सुन के इम्प्रेस हो। और यही चीज़ होती है, यही फायर हर बंदे में होनी चाहिए आगे बढ़ने की और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने की। यार उनके अगर आपके साथ कोई और होता है जिसको इतनी जल्दी इतने मशहूर सिंगर्स के साथ काम करने का अभी भी बहुत नाम है, इवन आफ्टर ऑल दोज ईयर्स, इवन हदीका इज स्टिल डूइंग सो वेल, तो फिर वो बड़ी बात है। देन व्हाट अबाउट आपके ये जो ड्रामा OSCs आपके बहुत ज़्यादा, आपके साउंड ट्रैक्स बहुत मशहूर हुए, आप इसमें कैसे आए? साउंड ट्रैक्स, मूवी म्यूज़िक। अच्छा, साउंड ट्रैक्स में इसके बीच में एक और पूरा एक सेक्शन है जो हम मिस कर गए। एल्बम करते करते एक टाइम आया, मैं आया टीवी कमर्शियल्स के अंदर। ओके। जो कि बहुत ज़रूरी है, उनका किसी कमर्शियल का नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन ले सकते हैं, वैसे मसला नहीं है हमें, लेकिन इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने एक टाइम पे, मैं आपको सच बताता हूँ, एक टाइम पे मैंने एल्बम प्रोड्यूस करनी बंद कर दी थी। अच्छा। मुझे सिंगर्स अप्रोच करते थे और मैं मना कर देता था कि जी मैं आजकल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एल्बम प्रोड्यूस करने में, और मैंने छोड़ दिया। बड़े बड़े सिंगर्स, मैं नाम नहीं लूँगा उनके, जिनको मैंने मना कर दिया फ़ोन करके कि मैं सॉरी अब मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज मेरा अब पूरा ध्यान जो है वो टीवी कमर्शियल्स की तरफ। Why did you choose that field? उसकी वजह ये है कि नहीं, एक्चुअली तो एक तो टीवी कमर्शियल करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एहसन रहीम। एहसन भाई उन दिनों में यूफोन की काफ़ी कमर्शियल्स कर रहे थे जो फिल्म की तरह थे, एक किस्म से शॉर्ट फिल्म होती थी जिसमें बहुत फनी भी होते थे, इंटरेस्टिंग होते थे। जवाद बशीर, मिकाल जुल्फ़िकार, फैसल कुरैशी, महरीन, ये सारे कमर्शियल्स। तो वो एक किस्म से उसमें एक छोटी सी एक फिल्म होती थी। तो वो उनकी तरफ से जो मुझे ब्रीफ मिलती थी वो ये थी कि यार ये इसका जो है ना ये बिल्कुल ये हॉलीवुड टाइप सीन बनाना है इसका। तो उसमें वो जो कहते हैं ना कि मेरा जो बैकग्राउंड स्कोर करने का जो शौक़ था वो उसमें पूरा होना शुरू हुआ और मुझे मज़ा आता था कि यार डिफरेंट सिचुएशन मिलती है कि यार ये एक सिचुएशन है जिसमें ये सब जो है ना वो इजिप्ट गए हैं, तो मुझे इजिप्शियन टाइप का म्यूज़िक करना है। तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था यार, ये इसमें ये जापानीज़ बने हुए हैं, इसमें जापानीज़ म्यूज़िक करना है, या इसमें ये सिचुएशन है, इसमें ये सिचुएशन है। फिर एक कमर्शियल हमने किया था जिसमें वसीम अकरम पहली दफ़ा वो इंट्रोड्यूस हुए थे एक्टिंग करते हुए। तो उसमें वो दिखाया, एक सीन था कि पूरा उनको जेल हो गई है, वो जेल के अंदर है, तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक पूरा सीन था, तो उसको क्रिएट करने का बहुत मज़ा आया। वहाँ से फिर मुझे एक नया शौक़ पैदा हुआ, मैंने कहा यार अब मुझे फिल्म स्कोर करनी है। तो पहली फिल्म मैंने की थी एज म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। उसकी दूसरी फिल्म मैंने की थी नबील कुरैशी के साथ, नामालूम अफराद। फिर नामालूम अफराद का भी सच गुड म्यूजिक, व्हाट ग्रेट स्टोरी। फिर नामालूम अफराद 2, पंजाब नहीं जाऊँगी, जवानी फिर नहीं आनी 1 and 2, और फिर तीफा इन ट्रबल। बहुत अच्छा म्यूजिक था जवानी फिर नहीं, इट्स सच अ गुड सॉन्ग, सच अ कैची सॉन्ग। और इसके बाद स्कोर करता रहा मैं, अभी भी फिल्म्स आने वाली हैं। Exactly. Donkey Raja is so amazing because I play those songs on radio so
मच, क्योंकि उसकी जो शायरी है और उसकी जो अपील है, खासतौर पे इन माय शो आई प्ले दैट सॉन्ग अ लॉट बिकॉज इवन किड्स लाइक दोस सॉन्ग्स सो मच। और उसकी जो शायरी थी उसमें क्या मीनिंग थे, बहुत अच्छा था। आई थिंक यू डिड सच एन अमेजिंग जॉब। और डोंकी राजा इसलिए मेरे लिए स्पेशल है कि डोंकी राजा का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो हमने बुडापेस्ट में रिकॉर्ड किया था एक लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ। It was 70 You recorded in Budapest? Oh my God! 70 piece of orchestra और वो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है Amazing! कि किसी वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा ने किसी पाकिस्तानी फिल्म के लिए स्कोर किया और विद पाकिस्तानी म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन which is like the closest to your heart in movies? मैं ड्रामों का बाद में पूछूंगी, अभी मूवीज के अंदर आपके दिल में सबसे आपको मजा किसमें आया? मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो डोंकी राजा, डोंकी किंग, बिकॉज उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करने की। तो इसके लिए मैं हमारे जो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अजीज़ जिंदानी साहब, उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मेरी ये फरमाइश पूरी की। क्योंकि ये देखें, ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि वो ये खर्चा उठाएगा या नहीं उठाएगा। अक्सर प्रोड्यूसर्स मना कर देते हैं। हाँ, फरमाइशें तो हमारे पास बहुत होती हैं कि ये इनसे गवा लेते हैं, ये इससे करवा लेते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी ताकत है। लेकिन मेरे ख्याल से इट अवॉइड इन दिस केस, बिकॉज कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और उन गानों की जो अपील है, जो आपको उसकी ऑडियो क्वालिटी लगती है कि आप उसे बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि गाने की एक अपील होती है कि आप उसे कितनी दफ़ा दोबारा रिपीट सुन सकते हैं और बोर हुए बगैर। तो वो अभी डोंकी राजा की बहुत अच्छी है। अभी इत्तेफाक की बात है, 3-4 दिन पहले मेरी अजीज़ साहब से मुलाकात हुई, हम किसी और प्रोजेक्ट के लिए मिले थे। तो वो इसी फिल्म का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस फिल्म, आपको पता है ये फिल्म चाइनीज़ में भी डब हुई है, ये फिल्म इंडोनेशियन में भी डब हुई है और ये 5-6 लैंग्वेजेस में डब होके उन कंट्रीज़ में चली हैं। और हर जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं उनके मुताबिक। लेकिन वो कहते हैं कि यार मैं हैरान हूँ, सिर्फ एक चीज़ जो है ना जिस पे कोई चेंजेस नहीं है, और वो है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक। इवन सॉन्ग्स में भी उन्होंने डबिंग हुई है, उन्होंने हर लिहाज से अपनी तरह की चीज़ें करवाई हैं, बट बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसकी वजह ये थी कि हमने जब लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ इस म्यूज़िक को किया था तो हमने ऑलरेडी पूरी इंटरनेशनल मार्केट को जहन में रख के इस फिल्म का म्यूज़िक किया था, जिसकी वजह से कोई चेंजेस नहीं आते। अगर वो पाकिस्तानी स्टाइल में हुआ होता तो शायद उसमें चेंजेस आते। तो मुबारक, दिल से काम किया है तो ये की बात है। चलिए अब हम बात करते हैं ड्रामों की। ड्रामे में बताएं कि आपने इतने सारे ड्रामों का you've sung also and you have given the scores, इसके बारे में बताएं, which is your favorite? जो लोगों का फेवरेट है वो हो सकता है वो मेरा फेवरेट ना हो। आपके अपने काम में ही? मेरे अपने ही काम में वो मेरा फेवरेट नहीं होगा। क्योंकि देखें, मैं इस वक्त आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बंदा आके मुझे आगे कहता है यार आप इंटरव्यू भी दे दो लेकिन आप खाना भी खाते रहो, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, मेरा अभी मूड खाना खाने का नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी, मैं यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई डायरेक्टर एक ब्रीफ देता है कि जी मुझे एक सैड सॉन्ग चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी सैड होऊंगा तो वो सैड सॉन्ग बनेगा। हो सकता है मेरे उस वक्त पता नहीं घर में छोटे भाई की शादी चल रही हो और मैं उस मूड में हूँ, लेकिन मुझे सैड सॉन्ग बनाना है बिकॉज वो मेरा काम है, वो मेरा प्रोजेक्ट है। अक्सर मुझे लोग मैसेजेस करते हैं कि आपका इस गाने के अंदर बहुत दर्द है, मैं इस गाने ने मुझे रुला दिया। मैं समटाइम्स ये कमेंट्स पढ़ के परेशान हो जाता हूँ कि यार ये गाना बना के मैंने उस बंदे को ज़्यादा सैड तो नहीं कर दिया, दुखी तो नहीं कर, मेरे अंदर का जो इंसान है उसको समटाइम्स लगता है कि यार ये खुदकुशी तो नहीं कर लेगा मेरे गाना सुनने के बाद। तो गाने देखिए मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट्स हैं और सारे मैंने दिल से किए। ऑफ कोर्स दे आर प्रोजेक्ट्स फॉर यू और आपको डिलीवर करने होते हैं। तो कहने का मकसद है कि मुझे अभी अपने गानों में से तो मुझे कोई भी गाना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है जो बेस्ट गाना होगा ना, जो मेरा फेवरेट होगा, वो शायद अभी मैं बनाऊंगा। अच्छा, that's a good answer. You're still waiting. You're still waiting. वो अभी आपके लिए प्रोजेक्ट्स हैं और अभी आपको अपना बेस्ट बनाना है। Because of course ये है भी, because आर्टिस्ट कभी भी अपने काम से मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड नहीं होता और उसको पता है कि वो अभी उससे मज़ीद बेहतर काम कर सकता है। फिर भी आपके ड्रामे, आपके साउंड ट्रैक्स बहुत मशहूर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे बिन बहुत मशहूर जा रहा है, टोटली पॉपुलर, रेज नाउ। इसमें बेसिकली मैं फिर यहाँ पे ये इतनी लंबी बात करने का मकसद ही है कि मैं सिर्फ सिंपल आंसर दे सकता था कि ये मेरा अभी कोई भी फेवरेट नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ। मुझे समझ आता है, कभी कभी आपको अपना काम
आपको हमेशा लगता है कि आप इससे बेटर काम के केपेबल हैं, आपके अंदर इससे ज़्यादा अच्छा करने का पोटेंशियल है, और तो उसके साथ साथ आपने सिंगिंग भी की है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सिंगिंग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि सिंगिंग में देखिए काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ मैं, अपने टीवी कमर्शियल्स जिंगल्स के अंदर गाता था। टीवी कमर्शियल्स में मसला ये होता है कि आपको क्रेडिट्स नहीं मिलते, आपको पता नहीं चलता कि कौन वो, कोई पहचान गया आपकी आवाज़ तो पहचान गया, वरना टीवी कमर्शियल वाले। वॉइस ओवर्स भी करते थे आप? वॉइस ओवर्स वॉइस ओवर तो नहीं करता था, लेकिन जिंगल्स ठीक है। एक बहुत मशहूर जिंगल है मेहंदी की फंक्शन में, माहम अनम सनम जैस्मीन और आंटी परवीन, बहुत मशहूर है, वो मेरी आवाज़ है, बहुत अच्छा है। वो मैंने गाया हुआ है। उसके अलावा फिर एक आया था टेलीनॉर का भिट जा बिटाई, अच्छा, वो भी मैंने गाया हुआ है, लेकिन उसमें क्रेडिट्स नहीं मिलते ना, वो आपको बताना पड़ता है कि यार वो मैंने गाया, वो मैंने गाया। फिर इतनी मशहूर ट्यून है यू फोन तुम ही तो, यू फोन तुम ही तो, वो मेरी आवाज़ को इतने सालों से लोगों के कानों में जा रही है, और वो बहुत मशहूर है, यू मशहूर है। और वो जो आपने पूरी कैंपेन की है, आई थिंक अगर कमर्शियल्स का मुकाबला हो, आई थिंक आप कहते हैं ना आपका वो अभी तक आपने वो पोटेंशियल सही नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अभी तक उसको सरपास नहीं कर पाए। वो जो पूरा उनका कॉन्सेप्ट था ना, टू बी वेरी फनी, इवन यू फोन आई डोंट थिंक दे कुड डू इट अगेन द वे दे डिड इट विद दैट। वो पूरी लोग एंजॉय करते थे उसकी कास्ट को, उसकी प्रोडक्शन को, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को। इट वॉज लॉट ऑफ फन। अच्छा शानी, वी हैव दिस सेगमेंट जहाँ पे मैं बहुत जल्दी आपसे पूछने वाली हूँ आपकी फेवरेट चीज़ है, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, एंड वी हैव अ टाइमर। एक मिनट के अंदर आप जो है वो करेंगे। टाइमर वाला सीन है? ये टाइमर वाला सीन है, मगर फन लाइक यू वुड थिंक। फेवरेट सॉन्ग, नॉट योर्स, इट कुड बी एनीथिंग, मोर देन वन आल्सो, जो आजकल आप सुन रहे हो। अच्छा, जो आजकल मैं सुन रहा हूँ। हाँ। अच्छा, मैं इंडियन सुन रहा हूँ तो हाँ, इंडियन एनीथिंग, ठीक है। फिल्म नहीं थी, एक एल्बम थी ए आर रहमान जी की, रौनक, उसका एक गाना है कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं। ओके, एंड फेवरेट सिंगर पूरी दुनिया से? बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल अरिजीत। सो योर फेवरेट सिंगर दैट यू वर्क विद? फाखिर। फेवरेट प्रोजेक्ट? डोंकी किंग। ओके, फेवरेट प्लेस? दुबई। फेवरेट एक्टर? आमिर खान। फेवरेट मूवी? गोलमाल पुरानी वाली, 70s वाली, लेट 70s वाली, अमोल पारेकर वाली। ओके, गुड चॉइस। फेवरेट फूड? बिरयानी। फेवरेट बुक? मैं बहुत सीरियस किताबें नहीं पढ़ता, लेकिन शफीक रहमान साहब की शगुफ़े। फेवरेट कार? टेस्ला। ओके, फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली। फेवरेट टाइम? जो आपके पूरे दिन में आपका फेवरेट टाइम होता है। फेवरेट टाइम? दैट्स योर टाइम, यू नो, मी टाइम। रात को 12 बजे के बाद। तो दैट इज ऑल्सो योर मोस्ट लाइक क्रिएटिव सेशन, जब आप बहुत क्रिएटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा क्रिएटिव कब होते हैं, किस टाइम? मैं होता हूँ सुबह के टाइम। सुबह के टाइम पे? सुबह के टाइम मतलब सुबह उठते ही मुझे आमदें आनी शुरू होती हैं, फिर उसके बाद मैं स्टूडियो जाता हूँ, फिर उनको अप्लाई करता हूँ, और रात को 12 बजे के बाद फेवरेट टाइम इसलिए क्योंकि 12 बजे के बाद फ़ोन्स आने बंद हो जाते हैं। अच्छा, कॉल्स आनी बंद हो जाती हैं, मैसेजेस आने बंद हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? यू हैव टाइम टू थिंक, और मैं उस वक्त भी कुछ म्यूज़िक कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर मैं बंद करके घर चले जाता हूँ, और दैट इज़ माई टाइम जो मैं टीवी देखता हूँ। Who's your favorite music director? ए आर रहमान। ओके, एवर नए लोगों में। ओके, वरना मास्टर अब्दुल्ला पाकिस्तानी, आर डी बर्मन, एस टी बर्मन, मदन मोहन, सलील चौधरी, बहुत बड़े बड़े नाम। फेवरेट सिंगर्स पुराने में? लता मंगेशकर, किशोर जी, और उस्ताद सलामत अली खान साहब, और पाकिस्तानी उस्ताद सलामत अली खान साहब, गुलाम अली साहब, मेहदी हसन। मेहदी हसन साहब के अब लोग गानों को वापस से गा के बिल्कुल रीमिक्स कर रहे हैं, and they're winning awards also with this is also okay. What is your dream project? जो कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, इवन इंडिया में भी मैंने कर ली हैं काफ़ी सारी चीज़। नाउ माई ड्रीम प्रोजेक्ट इज़ डूइंग अ फुल फ्लेज फीचर फिल्म इन हॉलीवुड। ओके, तो आप क्या मतलब म्यूजिक कंपोज करना चाहते हैं? और व्हाट काइंड ऑफ मूवी इज गोइंग टू बी? रोमांटिक, एक्शन, किस तरह की मूवी होगी? सम एक्शन थ्रिलर। यस, इंशाल्लाह। ओके, तो अब मेरा ये सवाल आपसे है कि व्हाट वाज योर
बेस्ट टाइम, मतलब ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट कौन सा था? 92-93 की बात है, जब द मस्त कैलेंडर हिट हुआ था खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। तो खान साहब आए हुए थे कराची, उन्होंने कराची से कुछ म्यूजिशियंस को अपने हायर किया था, उसमें मेरे वालिद साहब भी थे। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब मुझे अपने साथ शो पे ले गए कि आओ, मतलब खान साहब उस वक्त फुल पॉपुलर थे, तो वो ले गए मुझे दिखाने के लिए। मैंने शो एंजॉय किया। उसके शो के बीच में ना एक डिनर खाने पीने के लिए थोड़ा सा वो रिफ़्रेशमेंट के लिए ब्रेक हुआ। तो उस ब्रेक में मैंने क्या किया, मैं स्टेज पे चढ़ गया और कीबोर्ड जो लगा हुआ था मैंने उसको बजाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने आना शुरू कर दिया, पब्लिक ने वापस जब आ रहे थे। तो जब मैंने बजा के मैंने जब ख़त्म किया कुछ, तो एकदम ना पूरे हॉल में क्लैप हुई। तो मैंने देखा कि आगे तो लोग बैठे हुए हैं। तो उस शो के जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने कहा कि बेटा कुछ और भी बजाओ, कुछ और बजाओ, फिर बजाओ। मैंने कहा अच्छा अंकल। और मैंने फिर बजाना शुरू किया। मैंने फिर बजाया खान साहब का द मस्त कैलेंडर, मैं वो बजा रहा था। और जो कराची वाला जो बैंड था उन सब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद खान साहब का ये जो हमनवा थे वो भी आ गए। इतने में खान साहब को मैंने देखा, खान साहब आए, खान साहब की तरफ मेरी नज़र गई, तो खान साहब मुझे देख के ना हंस रहे हैं कि जैसे एक बच्चा बजा रहा है। तो उन सब ने मेरे साथ, मैं बजा रहा था, उन सब ने उसको ज्वाइन कर लिया। कितना मजा आया। और खान साहब ने भी आलाप करनी शुरू कर दी। ओह माय गॉड, वो मैं पूरी जिंदगी वो मोमेंट नहीं भूल सकता। एंड आई वाज जस्ट आई थिंक 12 or 13। दैट इज सच एन अमेजिंग मोमेंट। क्या याद, जबरदस्त। काश उस वक्त मोबाइल्स में कोई कैमरे होते, इसकी वीडियो बनती। कुछ चीज आपके माइंड में हमेशा रह जाती है। हाँ, तो वो पूरा सीन मेरे दिमाग में है। वो मुझे याद है, वो मुझे वो जगह भी याद है। यहाँ पे एक हॉलीडन के नाम से होटल होता था, अब नहीं है, उसमें शो था खान साहब का। तो वो पूरा सीन जो है वो मेरे दिमाग में है। आपके अब्बा आपकी कामयाबी पे फ़ख्र होगा उनको? जी हैप्पी विद यू? उन्होंने ख़ुद तो कभी मुझसे जिक्र इस बात का कभी भी नहीं किया था। एक बाप जो है वो कभी इतना ही खुल के तारीफ़ नहीं करता, लेकिन आपको दूसरों से पता चलता है कि भाई आपके फादर जो है ना वो आप, मतलब मुझे काफ़ी लोग बताते हैं कि मेरे सामने तो कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे काफ़ी लोग बताते हैं कि यार वो जब भी हमारे साथ बैठा करते थे ना तो तुम्हारी बात बहुत ज़्यादा करते थे। वो बताया करते थे कि यार मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ, ये है वो है। तो यस, ही वाज प्राउड। आप अपने फेवरेट मोमेंट्स में अपना कोक स्टूडियो परफॉर्मेंस नहीं बताए? कोक स्टूडियो में मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, मैंने कोक स्टूडियो के अलावा भी उन सब के साथ काम किया। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं कोक स्टूडियो में मुझे पहली दफ़ा चांस मिला इन सब लोगों के साथ काम करने का। आपने बहुत दफ़ा काम किया। ठीक है। तो कोक स्टूडियो वाज द प्रोजेक्ट जिससे मुझे कुछ क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि जब मैं दुनिया के सामने इस तरह आया हूँ, क्योंकि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जब लोगों ने मेरी शक्ल देखना शुरू की कि अच्छा ये भी कोई बंदा है जो इतने अरसे से म्यूजिक कर रहा है। तो जिसको फिर कोक स्टूडियो से मुझे ये एक्चुअली सीख मिली कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको तुम्हारा काम नहीं पसंद आएगा। और ऐसा हुआ है। मैं यहाँ बैठ के आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि मैं इस पार्ट ऑफ द गेम ना, जब आप आते हैं दुनिया के सामने, क्योंकि उसके लिए ही गट्स चाहिए, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के साथ सारे आते हैं और आपका गाना। और कोक स्टूडियोज अगेन इज अ रिस्क। कभी आपको लगता है जो बहुत हिट गाने वाले होते नहीं हो पाते, कभी किसी अननोन इंसान का गाना चल जाता है, बट योर्स वाज गुड। कोक स्टूडियो में जो मैंने किया है ना, मैं इससे बहुत बढ़ के करना चाहता था। और लेकिन वो जाहिर है कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हमें हर प्रोड्यूसर को थोड़ा सा लिमिट में रह के काम करना पड़ा। ओके। बिकॉज क्योंकि हमारे ऊपर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स भी थे, तो उनका भी बहुत इनपुट था। जो मेरा म्यूजिक स्टाइल नहीं भी है, मुझे उस स्टाइल में भी गाने करने पड़े। और इसलिए मैं कभी मैं सब इसलिए पूछें कि बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कोक स्टूडियो, यू नो। बिल्कुल है। यू वर देयर। और लेकिन मेरा ख्याल है कि जिन लोगों का ख्वाब है भी कोक स्टूडियो में गाने का, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई मेहनत करें और कोक स्टूडियो पे ही नजरें ना टिका के रखें। और भी चीज़ें हैं। बिकॉज एक टाइम पे आके हमारे पास देखें, आप किसी भी म्यूजिक कंपोजर से, प्रोड्यूसर से या म्यूजिशियन से पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि इस वक्त सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म रह गया जिसका नाम है कोक स्टूडियो। और
अनफॉर्चुनेटली हर आर्टिस्ट को लगता है कि जब तक वो कोक स्टूडियो में नहीं आएगा वो हिट नहीं होगा, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद ये भी तेरे बिन इज नॉट इन कोक स्टूडियो, हाँ, बट इट्स अ हिट, यस यू आर राइट। बहुत सारे गाने अननोटिस भी चले गए कोक स्टूडियो पे, बहुत सारे गाने हिट भी हो गए, तो यू नेवर नो। एनी लास्ट वर्ड्स? लोग आवाम जो है आपको देख रही हो, सुन रही है, दोस्तों माइक आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, और खुदारा जो लोग मेहनत नहीं करते यार, प्लीज़ मेहनत करना शुरू करें, और मेहनत करेंगे तो कुछ बनेंगे, और सुस्ती छोड़ दें, शॉर्टकट्स लेना छोड़ दें। और सोशल मीडिया का दौर ये बहुत अच्छा दौर है, लेकिन इस पे ही आप डिपेंडेंट ना रहें, आप ज़िंदगी में कुछ और भी करने की कोशिश करें। बिकॉज़ मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो शायद वो समझते हैं कि शायद वो सिर्फ जो सिर्फ टिकटॉक बना के हिट हो जाएंगे। टिकटॉक बनाएं, रोज़ बनाएं, सुबह शाम बनाएं, लेकिन उसके अलावा घर से भी निकलें और कोई मेहनत भी करें, कोई ऐसा काम भी करें कि टिकटॉक कल को बंद हो जाए तो आपके पास कोई दूसरा कुछ होना चाहिए। हमने आपको जो है ना वो गाने गाए बगैर नहीं जाने देना, तो आपने थोड़ा सा गुनगुनाना है। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आंसू न ठहरा था जली पलकों की जाली में। तुम्हें पाके कहाँ खुश थे, तुम्हें खो के कहाँ रोए, करे तो क्या करे कोई अगर तकदीर ही सोए। यही तो राज़ उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा, बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। है जिंदा हम मगर तुमने दिया दुख तो नहीं थोड़ा, बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा।